मऊगंज का जिला बनना, क्या ये पिछले चुनाव में हार की वजह बना? और हम लोगों पर ये था कि हम लोग जब सरकार बनेगी तब देंगे, तो हमारे ऊपर विश्वास कम हुआ, महिलाओं का उन पर ज्यादा हो। नशेगत अपराध में और तेजी से बढ़ा और स्थितियां बहुत बिगड़ गई। बीच में जिस तरह से घटनाएं हुई, गडरा कांड, आप तो उस पूरे मसले पर वहां थे, लगातार लोगों से मिल रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया? पहले तो मुख्यालय रीवा था, जब मऊगंज जिला बना, नई तैनातियां हुई, व्यवस्था और दुरुस्त होनी थी, तो ऐसी घटनाएं क्यों वहां बढ़ने लगी? प्रदीप पटेल जी जब से विधायक हुए, उनका जमीनी रिकॉर्ड ढूंढवाइए, उनके काका का, नाना का, पापा का, चाचा का, चाची का। सिर्फ जमीन खरीदी, यात्री प्रतीक्षालय, टैंकर, ये उनके सबसे बड़े मुद्दे हैं। उस पर उनका उसी पर उनका काम चलता है। आवारा पशु तो हमारे क्षेत्र में थे ही। अब दो तरह के आवारा पशु हो गए, एक जमीनें खा रहे हैं, दूसरे फसल खा रहे हैं। तो फसल से तो निजात मिल सकती है, पर जब जमीनें ही नहीं बचेंगी तो कैसे काम चलेगा? धरातल पर क्या स्थिति अभी आप देखते हैं? चूंकि अब समय हो गया है ना, बार बार उसी बात को नहीं रिकॉल कर सकते कि अभी जिला बनाया, अभी जिला बनाया। आज तक 1 रुपए कभी भी अस्पताल के लिए उन्होंने, निर्माण कार्य के लिए विधायक निधि नहीं दी। गिरीश गौतम जी, आप रिकॉर्ड निकलवा ली। तमाम परियोजना वो लेकर आए, सीएस से लेके चीफ सेक्रेटरी सब एक उस पे खड़े रहते थे। तमाम परियोजनाएं, सड़क, पुल निर्माण, गाँव में विकास, सब कुछ तो दिया। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन बहुत बड़ा विषय है। अब ये तो आप जनार्दन मिश्रा जी से पूछ सकते हैं, वहाँ के स्थानीय विधायक से पूछिए, यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। पिछले दिनों एक डॉक्टर की शिकायत पे पत्रकारों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। आपने एक आंदोलन के दौरान ये भी कहा कि ये बिल्कुल गलत है, इसको वापस लेना चाहिए, नहीं इस पर भी आगे बात होगी और ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में या देश में सरकार सिर्फ पुलिस तंत्र से ही चल रही है। नमस्कार, वीटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। विंध्य की राजनीति में जब भी जनहित के मुद्दों पर लड़ने वाले नेता का जिक्र होता है और जब भी तमाम बड़े बड़े आंदोलनों का जिक्र होता है, तब एक नेता का नाम सबके जहन में आता है, सुखेंद्र सिंह बन्ना। कांग्रेस पार्टी से मऊगंज से विधायक बने और लगातार जनहित के मुद्दों पर लड़ते आए। अलग अलग तमाम बड़े आंदोलन, चाहे अधिकारियों से बहस की बात हो, चाहे जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने की बात हो, सड़क से लेकर सदन तक अच्छी खासी लड़ाई लड़ी। लेकिन सब यही पूछने लगे कि जब इतना एग्रेसिव होकर कोई लीडर लड़ रहा था, तो आखिर क्या वजह हुई कि पिछले 2 चुनावों में चुनाव हार गए? आज हमारे साथ बात करने के लिए नए जिले मऊगंज से कांग्रेस नेता, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। इंट्रोडक्शन ठीक था ना? क्योंकि जनता की लड़ाई लड़ रहे थे और जब पब्लिक से फीडबैक मिला तो लगा कि जब भी कभी बड़े आंदोलनों का जिक्र हुआ तब आपका नाम जरूर आया। बन्ना जी बोलता हूँ क्योंकि सब वही बोलते हैं ना, क्योंकि नाम को बहुत लंबा नहीं, सुखेंद्र जी भी बोल सकते। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मऊगंज का जिला बनना, क्या ये पिछले चुनाव में हार की वजह बना आपके? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने बनाया था। बिल्कुल नहीं हार की वजह बना। आप देख रहे हैं हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी लगातार वोट चोरी की बात उठा रहे हैं और लगभग कहीं कहीं चुनाव आयोग भी इसमें फंस रहे हैं। अब उसका ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं और भी कई बातें आ रही हैं। तो ये आप मान के चलिए कि पूरे हिंदुस्तान में, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, जितने भी चुनाव हो रहे हैं, एक वोट चोरी का बहुत बड़ा फैक्टर है। रही बात मऊगंज का, मऊगंज की जनता, जनार्दन ने मुझे 2013 में विधायक बनाया। 2018 में हमारे खिलाफ परिस्थितियां थी, हर मुद्दे पर समीकरण भी मेरे खिलाफ थे। इसके बावजूद ठीक है, मैं चुनाव हारा, लेकिन कम वोटों से ही हारा। तीसरा चुनाव लगभग मैं जीत के ही बराबर था। उस समय अचानक से लाडी लक्ष्मी की बात हुई। आप देखे होंगे कि जब बैलेट पेपर के रिजल्ट आए तो 196 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी। हम खुद, अगर 700 वोट मेरे यहाँ पड़े तो 500 वोट मुझे मिले, विपक्ष में 200-250 वोट पड़े। तो वही जनता, उसमें भी जनता जनार्दन है, मुझे 500 वोट दे रही है, 250 वोटों से जिता रही है बैलेट पेपर से। और जब ईवीएम से काउंटिंग होती है तो हम लोग चुनाव हार जाते हैं। ये क्या कारण है? 196 सीटों पर से तो जो हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने बात वोटर लिस्ट से लेकर के ईवीएम तक की उठाई है, अगर उसका सही तरीके से आप सर्वेक्षण करें और समझें मुझे, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव हारने का। आप फिर तात्कालिक बहुत सारी योजना लागू कर देते हैं, ये भी कारण है, पर ये वजह विशेष रूप से है
इस पर हम समझते हैं कि हम लोग चुनाव हार रहे हैं। अब बाकी जनाधार में भारतीय जनता पार्टी मुकाबले कांग्रेस कभी पीछे नहीं रही है। और इस समय देख लीजिए देश में राहुल गांधी जी की क्या स्थिति है। राहुल गांधी जी आज जनता में लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता दिनों दिन डाउन हो रही है। मतलब वोट चोरी आप मान रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी का इस पे ये आरोप हो जाता है कि सुखेंद्र सिंह बन्ना कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। बगल की ही सीट है, अजय सिंह राहुल आपके नेता वो लड़ रहे हैं, अच्छे खासे मार्जिन से जीत रहे हैं। तो इसके पीछे क्या, फिर इसका तर्क कैसे देंगे? देखिए तर्क कैसे देंगे कि बहुत सारे नेता हैं। अजय सिंह राहुल की बात करिए आपने, राहुल भैया विंध्य के नहीं प्रदेश के नेता हैं और उनका अपना आज का नहीं लगभग 6 बार का 7 बार का व्यक्तिगत अनुभव है। और फिर जब दाऊ साहब चुनाव लड़ते थे उसमें बहुत सारे अनुभव है। तो इन सब चीजों से वो लोग तटस्थ है। एक बार वो भी बीच में गड़बड़ हुए, तो एक अनुभव का भी आप देखिए मध्य प्रदेश की जितनी सीटें लगभग चुनाव निकले उसमें अनुभवी सीटें निकली है। और जो नए लोग हैं तो एक बार जीते एक बार हारे, एक बार जीते एक बार हारे, उसमें ज्यादातर लोग फंसे। लेकिन ज्यादातर सीटें जो 50 सीटें हैं 60 सीटें हैं वो अनुभवी लोग चुनाव जीते। तो उनको अनुभव था इस बात का। हम लोग थोड़ी लापरवाही बरत गए, इस बात पर लापरवाही बरत गए कि हम लोग चुनाव जीते हुए हैं, 25,000 से जीत रहे हैं, 30,000 से जीत रहे हैं, 50,000 की गिरफ्तारियां दे रहे हैं, जनता की कोई कमी नहीं है, जहां जा रहे हैं भीड़। इस बात पर हम लोग सतर्क नहीं हो पाए। अच्छा। और जो पुराने नेता हैं इस बात से सतर्क थे, वो अपनी अपनी सीटें बचा ले गए। ये मेरा तर्क है। जैसे विंध्य में ही अगर देखा जाए तो राजेंद्र सिंह पिछला चुनाव हारे थे, चुनाव जीते, वो सतर्क थे। अजय सिंह राहुल ने जबरदस्त मेहनत कर ली थी, तो उनको वो भी सतर्क थे, वो भी जानते थे। लेकिन ये जो पब्लिक सेंटिमेंट है, चूंकि सरकार गिराई गई कमलनाथ की, उसके बाद से लगातार चुनाव ही चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि हर सीट पे चुनाव है। नारी सम्मान का मुझे याद है कि बहुत कम टाइम फ्रेम में आपने रिकॉर्ड 60,000 मैंने कराया, 60,000 महिलाओं ने फॉर्म भरा था, ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई फर्जी भी नहीं। वो तो सबमिट हुआ था, फोन सहित सबमिट हुए। मतलब जनता को भी ये विश्वास नहीं दिला पाए आप लोग कि लाडली बहना के काउंटर में हम जो योजना ला रहे हैं नारी सम्मान, पहले अपने हिमाचल से आपने लोगों ने शुरू ही किया था, बाद में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने अप्लाई किया, वो जनता ने शायद इस चीज को उस तरह से नहीं लिया और सीधे हम बताते हैं उसमें क्या हुआ। ये बाद में बहुत सारी चीजें पता चली। जैसे कि चुनाव हो रहे थे उस टाइम शिवराज सिंह चौहान ने सब जगह काउंटर लगवा दिए जिले स्तर पर, और जितने भी उनके लाडली बहना के फार्म थे पैसे जाते थे, वो बोलते थे कि आप लोग मामा का ध्यान रखना, मामा का ध्यान रखना, और ये अगर आप वोट नहीं करोगे तो फिर पैसे कट जाएंगे। तो जो डायरेक्ट दिया तो उस पर ज्यादा विश्वास महिलाओं ने कर लिया। सीधे मिल गया। और हम लोगों पर यह था कि हम लोग जब सरकार बनेगी तब देंगे, तो हमारे ऊपर विश्वास कम हुआ, महिलाओं का उन पर ज्यादा हो गया। वोट स्विंग भी हुआ। अब उसमें स्विंग हुआ, और उसमें क्या हुआ, ये काउंटर बना करके लड़कियों को बैठा दिए, नए लड़कों को बैठा दिए। अब जैसे कि जहां भी हमारे अनुभवी नेता थे उस पर काउंटर कर ले गए, और हम लोग अपने उसमें रहे आए कि हम लोग तो जीत ही जाएंगे चुनाव। इसलिए हम लोगों की थोड़ी अनुभव की कमी थी, इसके कारण ऐसी स्थिति। मऊगंज जिला बना, वरना जी जिला बनने के बाद किसी भी जिले में ये होता है कि अब विकास की एक रफ्तार पकड़ेगा, तमाम चीजें होंगी, लेकिन अचानक से ऐसी चीजें हुई कि अपराधों में मऊगंज और तेजी से बढ़ा, नशेगत अपराध में और तेजी से बढ़ा, और स्थितियां बहुत बिगड़ गई। बीच में जिस तरह से घटनाएं हुई, गडरा कांड, आप तो उस पूरे मसले पर वहां थे, लगातार लोगों से मिल रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया? पहले तो मुख्यालय रीवा था, जब मऊगंज जिला बना, नई तैनातियां हुई, व्यवस्था और दुरुस्त होनी थी, तो ऐसी घटनाएं क्यों वहां बढ़ने लगी? देखिए, जब नेतृत्व कमजोर होता है तो कुछ ऐसी घटनाएं घटती। हमारे टाइम में भी मैं 5 साल विधायक रहा, कुछ घटनाएं घटी, लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं घटी कि मर्डर हो जाए, इन सब तरह। हम मौके पर पहुंच करके बहुत सारी चीजों को वो कर लेते थे। अब क्या है स्थितियां कि मतलब पूरी तरह से फ्री है। आपने नशा की बात करी, नशा उत्तर प्रदेश से एकदम लगा हुआ है, और लगा होने के कारण सीधे ब्राह्मणगंज से सप्लाई होती है। आपको याद होगा आदित्यनाथ योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बारी, तो उनकी मैंने भी स्पीच सुनी थी, और वो योगी थे, हर व्यक्ति को बड़ी उम्मीद थी, और उन्होंने ये कहा था कि हम बूचड़ खाने बंद करेंगे, उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरह से शराबबंदी करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य कि जैसे 1-2 महीने बीतते
बीता तो उन्होंने कहा कि हम अवैध बूचड़खाने बंद करेंगे और हम अवैध शराब बंद करेंगे। ना उन्होंने पूर्ण शराबबंदी करी और ना उन्होंने, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपना पूरी तरह से उत्तर प्रदेश नशा का हब है और उत्तर प्रदेश से सप्लाई मध्य प्रदेश में होती है और मऊगंज हो आपका चाक घाट हो ये सब बॉर्डर पड़ते हैं। हम समझते हैं मध्य प्रदेश में भी अब वो चीज चरम पर है, बशर्ते अपने यहाँ होने का उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों दोषी है। बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया है तो डबल होता है, इसलिए ज्यादा सिस्टम दिखाई देता है, नशे का भी देता है, अपराध का भी देता है और नेतृत्व कमजोर होता है, तो इस तरीके की घटनाएं घटती। प्रदीप पटेल विधायक हैं और मैंने देखा कि जनहित के मुद्दों की वो बात करते हैं और धरने पे बैठ जाते हैं। पहले भी धरने पे बैठ जाते थे, कभी थाने में धरने में बैठ गए, कभी किसी अव्यवस्था को लेकर धरने में बैठ गए। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का इस तरह से अपनी ही सरकार के उसमें पिछले दिनों मंच से राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि अब धरने पर बैठ जाते हैं और उनकी बात भी मान ली जाती है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, उनके बारे में मैं ज्यादा क्या बोलूं, बशर्ते आप स्वयं उस बारे में समझ रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला जी ने, जैसा आपने कहा, उन्होंने भी कहा सारी चीजें, हम उसका समर्थन नहीं करते कि उन्होंने क्या 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 नहीं, उनकी पार्टी का मसला है। बशर्ते प्रदीप पटेल जी जब से विधायक हुए उनका जमीनी रिकॉर्ड ढूंढवाइए, उनके काका का, नाना का, पापा का, चाचा का, चाची का। सिर्फ जमीन खरीदी, यात्री प्रतीक्षालय, टैंकर, ये उनके सबसे बड़े मुद्दे हैं। उस पर उनका सिर्फ उसी पर उनका काम चलता है। रही बात जो धरनों की बात आप करी, जो अधिकारी कर्मचारी उनके नहीं सुने या जो कमीशन नहीं दिए या जो और सारी बातें हुई या जो व्यक्तिगत उनके कोई अपराधी काम किया और उसकी बात अधिकारियों ने नहीं सुना, उसके खिलाफ धरने पर बैठ गए। तो ये सब धरने पर बैठना उनका नाटक भी होता है और प्लस उनका कोई काम हम समझते हैं, अब क्या बोले, बशर्ते वो सिर्फ जो है तो जमीन खरीदी, यात्री प्रतीक्षालय, टैंकर और कमीशन खोरी के लिए उनका सारा सिस्टम चलता है। जमीन खरीदी वाले तो रिकॉर्ड में होंगे, रिकॉर्ड जब देखना चाहें तो आप वैसे भी देख सकते हैं, नहीं हम भिजवा देंगे और उनसे भी पूछ सकते हैं, वो खुद ही कबूलेंगे इस बात को। कैसे नहीं कबूलेंगे, जो ऑन द रिकॉर्ड चीजें तो कैसे नहीं कबूलेंगे। तो ये पिछले 10 सालों में ये लगभग जब से खासकर जिला बना है, जिला बनते ही उन्होंने जमीन खरीदी पर ये सबसे बड़ा खेल किया। तो वही तो मैं कहता हूँ कि पहले आवारा पशु तो हमारे क्षेत्र में थे ही, अब 2 तरह के आवारा पशु हो गए, एक जमीनें खा रहे हैं, दूसरे फसल खा रहे हैं। तो फसल से तो निजात मिल सकती है, पर जब जमीनें ही नहीं बचेंगी तो कैसे काम चलेगा। और वहां नेता जमीन खरीद करके बैठ गए। मऊगंज में पिछले दिनों देवतलाव विधानसभा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ। 200 करोड़ से ऊपर की तमाम विकास कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया और तमाम चीजों का डिस्कशन हुआ वहां से, मंच से, कि अब ये तमाम विकास कार्य होंगे। विधानसभा अध्यक्ष थे, तमाम चीजें बता रहे थे कि ये परियोजनाएं स्वीकृत हो मऊगंज के लिए, आगे बढ़े मऊगंज। धरातल पर क्या स्थिति अभी आप देखते हैं? चूंकि अब समय हो गया है ना, बार बार उसी बात को नहीं रिकॉल कर सकते कि अभी जिला बनाया, अभी जिला बनाया, तो सब चीजें आ गई। गौतम जी सीएम को बुलाए, मैं उनको बधाई देता हूं कि बड़ा उन्होंने प्रयास किया, पर हमारे यहाँ अस्पताल और मऊगंज अस्पताल कॉमन अस्पताल है, देवतलाव की भी और हनुमना मऊगंज की भी। उसमें देवतलाव का हिस्सा बल्कि ज्यादा आता है। वो विधायक रहते हुए आज तक 1 रुपए कभी भी अस्पताल के लिए उन्होंने निर्माण कार्य के लिए विधायक निधि नहीं दी। गिरीश गौतम जी आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिएगा कि एक शेड भी कभी लगवाया, उनको कभी इस बात की चिंता नहीं रही। अब 200 करोड़ की घोषणा की बात आप करते हैं, आप पत्रकार हैं, शायद वहां आप गए रहे हो, अब देख लीजिएगा 2 सालों में विकास कितना होता है। सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है, सिर्फ घोषणाएं होती हैं, बोल करके सब चले जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष थे तब कहा कि तमाम परियोजना वो लेकर आए, सीएस से लेके चीफ सेक्रेटरी सब एक उस पे खड़े रहते थे, तमाम परियोजनाएं, सड़क, पुल निर्माण, गांव में विकास, सब कुछ तो दिया। और वोट जिस हिसाब से मिले तो लोगों को लगा भी कि हाँ काम किया होगा, इसलिए इस तरह के वोट मिले। अब वही बात है कि उनके बारे में वो हमसे बहुत वरिष्ठ नेता है, भले भारतीय जनता पार्टी, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, पर सिर्फ कागजों तक उनकी बात सुनिए और समझिए, बस यही होगा। फिर मुख्यमंत्री जी घोषणा कर गए तो सामने दिखेगा 2 सालों में, अभी 3 साल का समय है। सुखेन जी, एक सवाल है कि जब भी चुनाव आते हैं सारी चीजें ठीक चलती रहती हैं, तमाम बड़े आंदोलन चलते रहते हैं, जैसे ही चुनाव आते हैं तो विंध्य की पॉलिटिक्स में ये अमूमन हर सीट पे देखने को मिला कि एक कास्ट इक्वेशन तैयार होने लगता है।
आपको क्या लगता है कि ये समीकरण प्रभावित होते हैं? खासकर कांग्रेस में ये देखा जाता है, बीजेपी में तो ऐसा होता है कि फिर बीजेपी के का जो लोगो है बीजेपी के छाप पर वोट पड़ने लगते हैं, लेकिन कांग्रेस में कास्ट पॉलिटिक्स का बोलबाला हो जाता है। इसको इनकार किया जा सकता है? मुझे लगता है नहीं इनकार किया जा सकता, ये होता है। बिल्कुल मैं इस बात को सहमत हूँ। जबकि हमारे देश की कांग्रेस पार्टी सदैव सर्वहारा वर्ग की पार्टी रही। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, कुंवर अर्जुन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो सबको एक छाप थी, सर्वहारा वर्ग का नेता माना जाता था। कांग्रेस पार्टी गरीब से लेकर के अमीर हर व्यक्ति का ध्यान रखती थी। लेकिन ये बात सही है कि चुनाव के टाइम में अब स्थितियां जो अपने अपने निजी स्वार्थों को लेकर के लोग अज्ञात का नारा देते हैं, ये बातें आती हैं। पर हम अपनी बात करें कि हम लोग जातिवाद का क्या नारा देंगे? हम लोग तो अपने सर्वहारा वर्ग को ही लेकर के अपने सिस्टम से चलते हैं। आप कभी हमारे कार्यक्रम में आइए और देखिए कि हमारे मंच पर भाषण में हमारे जनता जनार्दन गरीब से गरीब अमीर से अमीर मंचों पर आपको दिखेंगे। तो मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, न इस पर मैं पहुंच जाता हूँ, लेकिन हम थोड़ी बहुत आपकी बातों से सहमत भी हैं कि बातें आती है। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन बहुत बड़ा विषय है। तमाम इस चीज को लेकर भी हर आंदोलन में ये बात होती है कि अब समय आ चुका है, सर्वेक्षण तमाम प्रक्रिया, लेकिन पिछले दिनों आपने कहा कि ये सब ठंडे बस्ते में चला गया एक तरह से। क्यों, ऐसा क्यों? अब ये तो आप जनार्दन मिश्रा जी से पूछ सकते हैं, वहाँ के स्थानीय विधायक से पूछिए, यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी एक जिम्मेदार पर्सन है कि आखिर हुआ क्या। मैं विधायक था उस टाइम, मेरा इंटरेस्ट रीवा मिर्जापुर रेल लाइन से नहीं था। मैं सच बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलता। तो इसलिए नहीं था कि मुझे समझ में आया कि ये तो केंद्र सरकार का काम है। लेकिन कुछ हमसे वरिष्ठ लोग मिले और बोले कि नहीं अभी आप तब ठीक से समझे नहीं। आप विधायक हैं, मऊगंज क्षेत्र के विधायक हैं। मऊगंज सबसे प्रभावी क्षेत्र होगा आने वाले समय के लिए रीवा मिर्जापुर रेल लाइन से, मध्य में पड़ता है। आप जो है सिर्फ जबलपुर या रेल मंत्री को एक पत्र लिख दीजिए तो आपके पत्र पर रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता। अच्छा। और रिटायर्ड जज थे, 2-4 लोग हमसे मिले। मैंने वही काम किया। मैंने जबलपुर, जिसको उन्होंने बताया, मैंने पत्र लिखा और रेल मंत्री को पत्र लिखा। तो मुझे पत्र का जवाब आया कि जो इस परियोजना के लिए आपने जानकारी दी है, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की बात आपने उठाई है, निश्चित रूप से बहुत ही जरूरी विषय है। अच्छा। और इसके लिए हम बजट देते हैं और इसकी जानकारी भी आपको हम समय समय पर देते रहेंगे। वो उसके तहत उस काम शुरू हुआ। अब सर्वे का आप भी उस समय देखे होंगे, सारी चीजें शुरू भी हुई, सब चीज हुआ। अभी 6-7 साल बीत गए। जबकि जनार्दन मिश्रा जी जब सांसद बने पहली बारी, तो मेरे क्षेत्र में उन्होंने भोरी गांव में नागरिक अभिनंदन लोगों ने किया। अब ये बात कही कि सांसद जी, अब देश में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, आप सांसद है, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन जरूर करिए। तो रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की बात कही। सांसद जी ने कहा कि चुप रहिए, मैं झूठ नहीं बोलता। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन अभी कभी नहीं हो सकती। अभी तो ललितपुर नहीं हुई। आप लोग भैंस पालिए, चारा छोलिए। ये सब शब्द थे उनके उस टाइम के अभिनंदन समारोह। अब उनके शब्द तो आप वैसे भी सुनते रहे होंगे। तो ये शब्द थे, तो उन्होंने तो उसी टाइम बोला। लेकिन जब इस बात को मैंने उठाया, पेपर में आया, मैंने विधानसभा में संकल्प पारित कराया, तब उन्होंने जाकर के सदन में इस बात को कहा या पत्र लिखा, जो भी कहा। फिर आकर के भाषणों में बोलने लगा कि मैं चुप्पे चुप्पे, उस टाइम लगा एक शब्द था, चुप्पे चुप्पे लगा था। इसलिए जब ये बात हुई, जब बजट आया, अब आज पता ये नहीं चल रहा कि आखिर उसका क्या है, हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ कि वो निरस्त कर दिया गया वो सर्वे। क्यों नहीं माना गया? तो मेरा तो ये कहना है कि जिन लोगों ने जमीनें खरीदी, सब रीवा मिर्जापुर रेल लाइन के हिसाब से भी जमीनें खरीदी। अब वो जमीनें हो सकता है उस सर्वे के हिसाब से ना फंसती हो, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन मेरे क्षेत्र के लिए आने वाले समय के लिए जीवनदायिनी होगा। अगर ये हो, जिला भर जाने से हमारे क्षेत्र का विकास होने वाला नहीं है, इसलिए वहां कोई ऐसे संसाधन अभी नहीं है। अगर रीवा मिर्जापुर रेल लाइन होने से किसानों को फायदा होगा, नौजवानों को रोजगार के अवसर आएगा, कोयला जाएगा, कोई प्रोजेक्ट लगेगा, तो हर तरह से फायदा होगा। जब हमारी रीवा मिर्जापुर रेल लाइन यहाँ से इलाहाबाद, बनारस, सिंगरौली और सतना, चारों का हब हनुमना और मऊ, वहां से सब कनेक्टेड है।
इसी बात को लेकर के मैंने चौराघाट की बात उठाई तो चौराघाट मंजूर हुआ। इसी बात को लेकर के मैं जिले की बात उठाता था तो उसमें भी सरकार को झुकना पड़ा। तो ये रीवा मिर्जापुर रेल लाइन होने से हमारे क्षेत्र का विकास तो होगा ही, साथ में 4 जिले कनेक्टेड होंगे। आपके जिले में एक चीज और देखी गई कि जिले गठन के बाद से बड़ी ऊहापोह की स्थिति रही। पुलिस, कानून व्यवस्था, इन सब पर भी सवाल खड़े हुए। पिछले दिनों एक डॉक्टर की शिकायत पे पत्रकारों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। आपने एक आंदोलन के दौरान ये भी कहा कि ये बिल्कुल गलत है, इसको वापस लेना चाहिए, नहीं इस पर भी आगे बात होगी और ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह से प्रहार करना, एक डॉक्टर के माध्यम से वो करना, जबकि सिर्फ अव्यवस्था दिखाने वाली बात थी। आपने जिस अस्पताल का जिक्र किया उसी तरह से नई गढ़ी का जो हॉस्पिटल है उसका जिक्र किया। तो आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी पावर होने के बाद इस तरह का कृत्य करना ये सही है क्या, या फिर इसके क्या मायने? जब देखिए, मध्य प्रदेश में या देश में सरकार सिर्फ पुलिस तंत्र से ही चल रही है। ये इनके पास कोई बजट नहीं है, ये सिर्फ लाडली बहना या ऐसे चीजों में खर्च कर रहे हैं। ये सरकार पर बने रहते हैं। 4 व्यापारी, अंबानी, अडानी, अमित शाह, मोदी जी मिलकर के पूरे देश को लूट रहे हैं। और जहां कोई बात उठती है, अस्पतालों में आप चले जाइए, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल है, नया सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं है तनख्वाह देने के लिए, मास्टर ही नहीं है। और आप चले जाइए अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल की हालत यह है, कोई जाना नहीं चाहता है। और अगर वहां कोई व्यक्ति चला गया और ऊंची आवाज में बात कर दिया, स्वाभाविक है कि उसका पेशेंट अगर बौखला, गड़बड़, ठीक नहीं होगा, या कोई डॉक्टर नहीं आएगा, कोई सिस्टर नहीं आएगी, तो कोई बोल देगा। और जब बोल देगा तो पुलिस आ जाएगी, अपराध दर्ज। तो ये पुलिस के दम पर, जैसा नहीं नारा दिया जाता, पुलिस के दम पर दादागिरी नहीं चलेगी। हम लोग बोलते हैं, लेकिन इनकी दादागिरी सिर्फ पुलिस के दम पर चल रही। ये पूरी तरह से खोखले हैं। अब पूरा मध्य प्रदेश लूट का अड्डा बन चुका है, देश लूट का अड्डा बना हुआ है। बस मैं यही कहूंगा। तो पत्रकार कहाँ सुरक्षित है? यहाँ कोई सुरक्षित नहीं। अब पत्रकार बात उठाएंगे तो उनके ऊपर अपराध लगेगा ही, स्वाभाविक है। कि जब सच बात, आप चले जाइए, संजय गांधी यही आपके पड़ोस में है, यहाँ की दुर्दशा आप देख लीजिए, लेकिन बात उठाइए, आपके ऊपर अपराध लगेगा। मऊगंज तो छोटा सा जिला है, वहां तो बेचारे जाते हैं, बात उठाते हैं, अभी नए नए हैं, समझते नहीं। यहाँ तो लोग समझने लगे तो जाना बंद कर दिए, और वहां अभी नहीं समझते, जाते हैं तो अपराध खा जाते हैं। हम जैसे लोग हैं जो बात थोड़ी बहुत उठा देते हैं तो थोड़ी राहत है। कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष युवा आपके, और ऐसा लग रहा है कि चुनाव शुरू हो चुका है। एक एक जिले में कंटिन्यूअस उनकी सभाएं, नेता प्रतिपक्ष के दौरे, जीतू पटवारी लगातार खुद सक्रिय हैं। अभी आपका ये संगठन सृजन अभियान में। अच्छा, एक सवाल इस बीच में ये जहन में आया कि पद्मेश गौतम का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं चला। ऐसा क्या हुआ कि अचानक बदल के दूसरा जिला अध्यक्ष बना दिया गया, हरिलाल कोल को कमान सौंप दी गई? ये कैसे, ये आम सहमति से हुआ, या फिर फीडबैक ऐसा नहीं मिला, या फिर वो काम नहीं कर पाए उतना अच्छे से? नहीं, ऐसा नहीं है। वो विधानसभा के प्रत्याशी भी थे, उन्हें चुनाव लड़ना था। उनसे पूछा गया कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कि प्रत्याशी कि अध्यक्ष के लिए ये भी था कि जो अध्यक्ष बनेंगे, तो उसमें उन्होंने कह दिया था कि अध्यक्ष किसी और को बना दिया जाए, ऐसा उनकी भी मंशा थी। और फिर संगठन सृजन हुआ, जो भी पार्टी ने उचित समझा। कहीं जातिगत समीकरण लिया गया तो कहीं व्यक्तियों के हिसाब से लिया गया, जो भी ठीक लगा जिस तरीके से, उस तरीके से पार्टी ने निर्णय किया। छोटे मोटे निर्णय स्वाभाविक है, अगर 100 काम होते तो 1-2 जगह गलत भी रिजल्ट आते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि हर जगह सही हुआ है। तो ऐसी बातें आई, पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है सोच समझ करके लिया है। तो तैयार हैं अब फिर से, एक बार फिर से चुनाव? अब अगले कुछ सालों में चुनाव फिर आ जाएंगे, वही एग्रेशन बरकरार रहेगा, या फिर 2 चुनाव हारने के बाद कोई हताशा तो नहीं है सुखेंद्र सिंह बन्ना के मन में, कोई टीस हो कि 2 चुनाव हो गए? देखिए, पहला चुनाव जब हारे थे तो जरूर थोड़ी सी हताशा हुई, लेकिन जब दूसरा हारे तो मैं 3 दिन में उठ करके खड़ा हुआ। पहले चुनाव हारने में मैं 2 महीने लगा दिया था उठने में। अच्छा। लेकिन जब दूसरा हारा तो उसी दिन से खड़ा हो गया, तीसरे दिन। तो मुझे इस बात का काफी अनुभव भी हो चुका है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं चुनाव के हिसाब से कभी कोई काम नहीं किया। मैं 19 साल से पूरी तरह से जनसेवा में लगा हूं, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, और मैं उसी तरीके से आज भी सुबह उठ करके अनवरत जो भी है, जो भी जनता जनार्दन का काम हो, पार्टी का काम हो, राजनीतिक दल का एक सक्रिय सदस्य होने के नाते पार्टी के भी बहुत सारे काम अपने पास हो गए, तो मैं अनवरत रूप से उसी तरीके से चल रहा हूं। इसमें चुनाव लड़े तो भी, नहीं लड़े तो भी, लड़ूंगा तो भी, नहीं लड़ूंगा तो भी, जीतूंगा तो भी, नहीं जीतूंगा तो भी, ये सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन मऊगंज
की जनता जनार्दन या जैसा भी हो, कांग्रेस पार्टी, सबके लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं कि जो भी काम मिलेगा, जो भी काम मेरे पास है, उसको पूरे मनोयोग से करता रहूं। तो ये हमारे साथ मऊगंज विधानसभा सीट से पूर्व विधायक, कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना थे। एग्रेशन उसी तरह का है और उनका कहना है कि ये रूटीन हो चुका है, हार जीत ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन सामाजिक राजनीतिक रूप से जो वो काम कर रहे हैं वो करते आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।